कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना जो दिया गया समीकरण रहेगा उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे इसको सीख लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। जब देखिए हमने प्रश्नावली 4.1 पढ़ा ना, तो जो भी हम लोग के पास दिया गया समीकरण रहता था उसको हम लोग भूल और प्रयत्न विधि से हल कर रहे थे, है ना। जैसे एग्जाम्पल की हम लिख देते हैं, जैसे देखिए पहला हमने भूल और प्रयत्न विधि, भूल और प्रयत्न विधि में हमने किस प्रकार से पढ़ा। चलिए यहाँ पर एक हम समीकरण लिख देते हैं, 2x + 5 और बराबर हमने लिख दिया, चलिए 15 ही लिख देते हैं। इस प्रकार से एक हमने समीकरण लिख लिया। तो यहाँ पर इस समीकरण को हल करने के लिए भूल और प्रयत्न विधि में हम लोग किस प्रकार से हल करते थे, इसमें जो भी दिया गया चर है, यहाँ पे जो चर है x, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी इसका मान हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, कोई भी भिन्न भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग भूल और प्रयत्न विधि में ना यहाँ पे x का हम लोग अलग अलग वैल्यू प्रतिस्थापित करके इसको चेक करते थे। यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं एक बार, x बराबर आप 0, 2, 5 इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते थे और प्रतिस्थापित करके आप चेक करते हैं जिस मान पर यहाँ पे जो भी x का वैल्यू धनात्मक रखें, आप चलिए ऋण 5 भी रख देते हैं, ऋण 5 यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं और यहाँ पे बाएं पक्ष को हल करते हैं और जो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता, जो वैल्यू दे देता, यहाँ पे x का अलग अलग मान आप प्रतिस्थापित करके चेक करते हैं और जिस मान पर यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित करके हल करने पर यहाँ पे दाहिने पक्ष के बराबर हो जाता, तो वहीं दिया गया समीकरण का हल हो जाता। ठीक है, वहीं यहाँ पर हल हो जाता। यहाँ पर रखने की बात करेंगे तो हम बताएंगे, बता देते हैं यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर 15 मिलेगा। आप अलग अलग वैल्यू प्रतिस्थापित करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रख दें, यहाँ पर रख देंगे आप 5। ठीक है, x के स्थान पर यदि 5 प्रतिस्थापित कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 ही हो जाएगा इस समीकरण का हल। x बराबर यदि आप 5 प्रतिस्थापित कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 2x + 5। अब इसको हल करिए, यहाँ पे x के स्थान पर हमने बोला कि 5 इसका हल है। अलग अलग आप प्रतिस्थापित करके हल करते हैं। भूल और प्रयत्न विधि में इसी प्रकार से करना रहता है। तो यहाँ पे 2 गुणते 5 + 5, तो 2 5 10, 5 15 हो जाता। ठीक है, जो कि यहाँ पर दाहिने पक्ष के RHS राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता। तो एक तो यह विधि आपने पढ़ा। और जब हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़े ना, तो उसमें हम लोग चरण के हिसाब से पढ़ा। ठीक है, जो भी हमें दिया गया समीकरण रहता था उसको हम लोग चरण के हिसाब से हल करते थे। चलिए यहाँ पे दूसरी विधि के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो 2x + 5 बराबर यहाँ पे 15 है, तो इस समीकरण को हम लोग किस प्रकार से हल करते थे प्रश्नावली 4.2 में। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ पे 5 को हटाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो x के गुणे में उसको हटाते थे और जो दिया गया समीकरण रहता था उसका आप हल प्राप्त कर लेते थे। चलिए यहाँ पर हम एक बार करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे चरण 1, मतलब यहाँ पे पहले चरण में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो +5 है हम लोग क्या कर दें, दोनों पक्ष आपस में बराबर, ये समीकरण ये दोनों पक्ष बराबर है और गुणा भाग जोड़ घटाना है, इस प्रकार से करेंगे। तो दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी समीकरण दिया है वो बैलेंस में रहे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में से पहले क्या कर देते हैं, 5 घटा देते हैं ना, ताकि यहाँ पर 5 नहीं रहे और फिर यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, चरण 1 में क्या करते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में से हम लोग 5 घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 5, यहाँ पे ऋण 5, यहाँ पर भी हमने बाएं पक्ष में 5 घटा दिया, दाहिने पक्ष में से भी 5 घटा देते हैं। तो यहाँ पे +5 और ऋण 5 घटकर आपस में 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको 2x मिला। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 5 घट जाएगा, 15 में से 5 घट जाएगा तो आपको 10 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अभी आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 से हम लोग दोनों पक्षों में भाग देते हैं ताकि यहाँ पर 2 समाप्त हो जाए, आपको x का वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर चलिए दोनों पक्षों में हम लोग फिर दूसरा चरण, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देते हैं। तो यहाँ पे 2x बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 है और बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अंश और 2 से भाई, तो 2 से भाग दे देंगे, सिर्फ आपको x मिलेगा। 10 में 2 से भाग देंगे आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 दूना 10, मतलब 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 5 प्राप्त हुआ। अब चाहें तो यहाँ पर 5 प्रतिस्थापित करके इस समीकरण में देख सकते हैं, यही दिए गए समीकरण का आपको हल मिला। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप चरण के हिसाब से हल कर दे रहे थे। अब देखिए इसी समीकरण को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसी समीकरण को हमने लिख दिया, 2x + 5 बराबर यहाँ पे 15 है। अब हम लोग इस काम को आप किस प्रकार करना है कि यहाँ पे +5 है और बराबर के इधर यदि आप पक्षांतर करेंगे ना, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो भी आप राशि को बराबर के उधर पक्षांतर करें या फिर स्थानापन्न आपको लिख देगा। स्थानापन्न करना का मतलब है कि जो भी यहाँ पर +5 है बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई धनात्मक राशि रहेगी तो यदि उसे पक्षांतर कर दे रहे हैं तो वो ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऋणात्मक रहेगा तो पक्षांतर कर देंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, जो भी संख्या रहे
धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक, ऋणात्मक रहेगा धनात्मक। यदि कोई राशि गुणा में रहेगा तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तब, या फिर स्थानापन्न भी उससे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भागा में रहेगा उसे भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, कोई संख्या गुणा में चला जाएगा, और जो भी संख्या गुणा में रहेगा यदि उसे बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो वह भागा में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, ठीक है। बस इस बात को आप याद रखेंगे और इसको हम लोग हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम हल करके आपको दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए +5 है ना, तो यहाँ पर हमने बोला कि जो भी प्लस में रहेगा बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में, और जो गुणा में रहेगा वो भागा में, और जो भागा में रहेगा वो गुणा में मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ऋण में रहेगा संख्या बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे धन में हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर +5 है ना, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे +5 को बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं ताकि यह मतलब यहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे जब बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं पहले 5 को स्थानापन्न करने पर हमने बताया जो धन में रहेगा बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में जाएगा। चलिए यहाँ पर हल कर दीजिए। यहाँ पे 2x, यहाँ पे धन में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण में हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 ऋण आपको 5 मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण बैलेंस है, यहाँ पे जो समीकरण है यहाँ पे +5 था बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पर ये दोनों समीकरण आपस में बराबर है। देखिए यही चीज़ सेम चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिलेगा। बाकी यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 15 में से 5 घटा देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। देखिए आपको यही मिला, ठीक है, काम यही हो रहा है, ठीक है। दोनों पक्षों में से यहाँ पे +5 को जो +5 है बराबर को उधर पक्षांतर करने का ये मतलब हुआ ना कि दोनों पक्षों में से आपने 5 घटा दिया, ठीक है। 5 यहाँ पर हट गया, मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों में आपने 5 घटाया, तो यहाँ पर 5 घटाया तो यह 5 घट गया, यहाँ पर 15 में से 5 घट गया, ठीक है। वहीं आपको मिला 2x + 10 मिला, ठीक है। काम यही हो रहा है, लेकिन बस यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया कि यहाँ पे +5 है बराबर को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो ऋण 5 हो जा रहा है ना। चलिए देख रहे हैं ना, यहीं हल कर पाए, यहीं आपको मिला, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 गुणे में है, यहाँ पर 2 गुणे में है तो गुणे के लिए क्या करना है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ पर अब 2 को करना है हम लोग को ना, लिख देते हैं अब 2 को स्थानापन्न करने पर, 2 को स्थानापन्न करेंगे, यहाँ पर भागा में है मतलब गुणा में है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में चला जाएगा। 10 बटा यहाँ पे 2 हो गया। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो आपको x का वैल्यू 2 5 यहाँ पे 2 5 10, ये x का वैल्यू आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपने देखा कि यहाँ पर भी आपको x बराबर 5 ही प्राप्त हुआ। बस यहाँ पर 2 को स्थानापन्न करने का मतलब कि यहाँ पर हमने बताया कि 2 को यहाँ पर गुणा में था, आपने भागा में भेज दिया, लेकिन यह हुआ क्या कि आपने दोनों पक्षों में, देख काम यही हो रहा है, ठीक है। चरण दूसरा ही हुआ कि दोनों पक्षों में आपने क्या कर दिया, 2 से भाग दिया, यहाँ पर अंश और में से 2 विभाजित हो गया, ठीक, सिर्फ आपको x मिला, ठीक है। और x बराबर आपको 10 बटा 5 मतलब 10 बटा 2 मिल गया, है ना। और हल किया तो यहाँ पर भी x बराबर 5 मिला, हल किया तो यहाँ पर भी x बराबर 5 मिला, ठीक है। इस बात का आप याद में रखेंगे इसको कि धन में रहेगा तो संख्या बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, और ऋण में कोई संख्या रहेगी बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे धन में, और कोई गुणा में रहेगा तो बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे भागा में, और कोई भागा में संख्या रहेगा बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। आ जाते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न दे देगा निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले आपको समीकरण बनाना है, मतलब कथन दिया गया रहेगा उसे आपको समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद जो भी अज्ञात संख्याएं रहेंगी, मतलब जो भी चर रहेगा, आप पहले तो चर मान के हल करेंगे और फिर चर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अज्ञात संख्या का आपको मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे दे दिया ए में ना एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। चलिए इस कथन से हम लोग समीकरण प्राप्त करते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को हल करते हैं। माना वह संख्या x है, पहले हम लोग मान लेंगे कि वो संख्या x है। अब ठीक है, अब जैसा प्रश्न बोलेगा अब लिख देते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। आपको देखिए प्रश्न बोला है ना कि एक संख्या को हमने x मान लिया। अब यहाँ पे दे दिया गया एक संख्या के 8 गुने, इसमें क्या कर देना है, 8 का गुणा कर देना है, ठीक है। हमने मान लिया वो संख्या x है तो x का क्या कर दीजिए 8 गुना, तो यहाँ पर 8 गुना कर दिया, ठीक है। इसमें 8 का हमने गुणा कर दिया तो 8x हो गया। 8 गुने में 4 जोड़िए, ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको प्रश्न बोलेगा ना बस वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। गुणा करने के लिए बोला है तो गुणा कर दीजिए, भाग करने के लिए बोलेगा तो भाग, जोड़ना घटाना रहेगा, तो इस प्रकार से जो भी कथन कहेगा उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक संख्या था तो एक संख्या को हमने मान लिया कि x, ठीक है। अज्ञात जो भी राशि रहेगा आपको उसको एक चर मान लेना है, ठीक है, एक वेरिएबल मान लीजिए। यहाँ पर x हमने मान लिया, आप x y z u v t कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर
कोई अंग्रेजी का एक कोई अक्षर मान लीजिए, है ना। अब फिर मारने के बाद अब जैसे प्रश्न बोला है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, तो यहाँ पर हमने एक संख्या को x मान लिया। अब x का क्या कर दिया, 8 का गुणा कर दिया, 8 गुना कर दिया और उसमें 4 जोड़ दिया। अब दिया है ना प्रश्न, आप आगे बोला है कि आपको 60 प्राप्त होगा। 60 प्राप्त होगा मतलब यहाँ पे किसी संख्या है उसमें 8 का गुणा किया और 4 जोड़ा गया तो आपको क्या मिला, 60 प्राप्त हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपने समीकरण को बना लिया, ठीक है। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं। अब यहाँ पे +4 है बराबर को उधर इसे पक्षांतर कर दीजिए, है ना। समीकरण बना लिया, अब इससे हल कर दीजिए। तो यहाँ पे +4 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं, पहले 4 को स्थानापन्न करने पर, अब हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। हमने बताया कि कोई प्लस में रहेगा तो बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8x और यहाँ पे +4 था बराबर को उधर पक्षांतर कर दिए। यहाँ पे 60 में से क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा, ठीक है। +4 था बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, ऋण 4 हो गया। यहाँ पर हमने लिखा पहले 4 को स्थानापन्न करें, तो स्थानापन्न करने का मतलब हम लोग पक्षांतर करें। और यहाँ पे आपने किया क्या, दोनों पक्षों में से दोनों राशियाँ बराबर है, दोनों में से आपने 4 घटा दिया, यहाँ से 4 घटा दिया तो यहाँ पर सिर्फ 8 मिला आपको। अभी 60 में से यहाँ पे क्या करना है, 4 घटाना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपने मतलब इस बाएं पक्ष में से लेफ्ट हैंड साइड में से आपने 4 घटा दिया तो 4 तो हट गया यहाँ पे। अब इसमें से 4 घटाना बाकी है, ठीक है। तो वहीं आपने लिख दिया 60 ऋण 4 है, ठीक है। अब इसको और हल कर दीजिए, 8x या करके, या इसे और क्या लिख सकते हैं, 8x। यहाँ पे जब यहाँ पे 60 में से आप 4 घटा देंगे तो आपको 56 मिलेगा, ठीक है। 56 मिला। अब यहाँ पर x के गुणे में जो भी चर है इसके गुणे में 8 है तो 8 से दोनों पक्षों भाग दे देते हैं। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम लोग 8 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8x बटा यहाँ पे 8, 56 बटा 8। अंश और हर में से 8 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको x मिला। 8 7 है 56, x का वैल्यू आपको 7 मिला। मतलब जो प्रश्न बोला था ना कि यहाँ पर एक संख्या है उसमें 8 का गुणा करके 4 जोड़ रहे हो तो आपको 60 मिला, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक बार आप आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को नोट करिए, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड आपका था यही जो आपको प्रश्न बोला था कथन कि कोई संख्या है उसमें 8 का गुणा करके 4 जोड़ रहे हैं तो 60 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हमने x माना था जो अज्ञात संख्या थी। यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग 8, देखिए एक बार नोट कर देते हैं, 8x + 4 है, यही कथन दिया था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 और x के स्थान पर हमने वो अज्ञात संख्या क्या मिला आपको, 7 मिला। तो यहाँ पर लिख देते हैं x गुणित 7 + 4। चलिए इसको हल करिए, देखिए दाहिना पक्ष मिला है कि नहीं। तो देखिए 7 8 है 56, या 7 8 है 56 या 8 7 है 56 कर दीजिए, दोनों गुणा कर देना है 56 में। फिर आप चलिए लिख देते हैं 56 + 4, 56 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 60 मिलेगा, ठीक है। जो कि 60 ही था, दाहिना पक्ष आपको बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, यही आपको मिला। लेफ्ट हैंड साइड को आपने हल कर दिया जो कि आपको दाहिने पक्ष के बराबर आ गया जो आपको प्रश्न दिया था। अब हम लोग लिख देते हैं जो प्राप्त समीकरण थे, अतः प्राप्त समीकरण 8x + 4 बराबर 60 है तथा हल, ये हल आपको मिला x बराबर 7 है, यही आपको हल प्राप्त हुआ। बी वाले प्रश्न में आपको दे देंगे एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, कह रहा है ना कोई संख्या है उसमें 1/5 का गुणा कर दीजिए, का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे घटाना है फिर आपको 4, फिर घटाने पर 4 आपको क्या प्राप्त हो रहा है, संख्या 3। लिख देते हैं माना वह संख्या, या अज्ञात संख्या भी लिख सकते हैं, माना वह संख्या x है। आप चर कोई भी लिख सकते हैं ना, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। अब जैसे प्रश्न बोला है वैसे इस पर गुणा भाग जोड़ घटाना कर दीजिए। यहाँ पर दिया कि एक संख्या का मतलब होता है गुणा 1/5, तो हमने माना वो संख्या x है, x का 1/5 कर दीजिए, 1/5 हमने कर दिया। चलिए और घटा 4 मतलब आपको घटाना है 4, और संख्या 3 देता है, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या था उसका 1/5 किया गया और उसमें से 4 घटाया तो ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 3, ठीक है। तो यही आपको समीकरण मिला। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे एक में x का गुणा कर देंगे तभी आपको x मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से x/5 लिख देते हैं, ऋण 4 बराबर 3, आपको समीकरण यही मिला। अब यहाँ पे ऋण 4 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, लिख देते हैं 4 का संख्या, लिख देते हैं संख्या 4 का स्थानापन्न करने पर, ठीक है, स्थानापन्न कर देते हैं। तो
तो यहाँ पे ऋण 4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 4 हो जाएगा। यक्स बटा 5, ऋण 4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे धन 4 हो गया। यक्स बटा 5 बराबर 4, 3 आपको 7 मिला। अब यहाँ पे हर में 5 है, तो अंश में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दीजिए, ताकि यहाँ पे हर से 5 समाप्त हो जाए। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। x बटा 5 गुणते 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 गुणते 5 हो जाएगा। दोनों पक्ष में हमने 5 से गुणा कर दिया, अंश और हर में से 5 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको x मिलेगा। और यहाँ पे दाहिने पक्ष में 7 में 5 का गुणा कर दें, 7 5 35 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी इसी संख्या का हम लोग क्या कर देंगे, 1/5 करके ऋण 4 कर देंगे, तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, चाहे तो एक बार हम करके भी दिखा सकते हैं, आपको लिख देते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, जो कि हमें प्रश्न के माध्यम से प्राप्त हुआ, कथन के माध्यम से हमें समीकरण मिला था, उसका बायां साइड यही है। जो संख्या है उसका 1/5 और ऋण 4, ठीक है, यही था बायां पक्ष। चलिए जो भी हमें संख्या प्राप्त हुआ, इसका हल हमें यही प्राप्त हुआ x का। यहाँ पे 35 में क्या कर देना है, 5 से भाग देकर 4 घटा देना है। इसमें 35 में आप 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 7 बार भाग चला जाएगा, ऋण 4 हो गया। अब यहाँ पे जब 7 में से आप 4 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, जो कि यही दाहिना पक्ष है। यही आपको प्रश्न बोल रहा था कि कोई संख्या है, उसमें आप 5 से भाग देकर, मतलब उसका 5 गुना कर रहे हैं, उसका 1/5 कर रहे हैं। 1/5 का मतलब हुआ कि वो जो भी संख्या उसमें 5 से भाग दे रहा है, उस संख्या का 1/5 किया, फिर ऋण 4 किया, तो हमने जो संख्या का हल प्राप्त किया वो यहाँ पे रख के प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। अतः लिख देते हैं, अतः प्राप्त जो कथन दिया था उससे प्राप्त समीकरण आपको x/5 ऋण 4 बराबर 3, यही समीकरण मिला, तथा हल आपको यही मिला, x बराबर 35 रहेगा है। आ जाते हैं सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 करके 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। कोई कथन बोला है इस प्रकार से। चलिए हम लोग मान लेते किसी संख्या, मान लेते वो संख्या x है या y है, कुछ भी मान लीजिए, कोई चर मान लीजिए, माना वह संख्या x है। ठीक है, चलिए हमने x ही मान लिया उस संख्या को। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न दिया है वैसे समीकरण प्राप्त करिए। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देते हैं आपको। देखिए क्या समीकरण आपको मिला है। कह रहा है कि जो संख्या है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4, तो यहाँ पर संख्या यही है, और का मतलब होता है गुणा, 3/4 का मतलब हुआ 3/4। ठीक है, 3/4 करके इसमें 3 जोड़ दूँ, चलिए इसमें 3 जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या था उसमें उसका हमने 3/4 किया, और फिर उसमें 3 जोड़ा, 3 जोड़ दूँ तो यहाँ पे 21 प्राप्त होता है, बराबर आपको 21 मिला। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/4 को पहले लिख दीजिए, 3/4 x + 3 बराबर 21। तो आपको यहाँ पे समीकरण तो यही मिला, समीकरण मिल गया। अब यहाँ पे +3 है, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्थानापन्न कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। लिख देते हैं संख्या 3 का स्थानापन्न करने पर, तो यहाँ पे +3 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3 हो जाएगा। 3/4 x बराबर 21 में से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। यहाँ +3 था, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, ऋण 3 हो गया। तो यहाँ पे 3/4 x, 21 में से जब आप 3 घटा देंगे तो आपको 18 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ना जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे बायां पक्ष है, इसमें से हम लोग 3/4 को हटाना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे हर में 4 है, इसको हटाने के लिए हम लोग अंश में 4 लिखेंगे, और जो अंश में 3 है इसको हटाने के लिए हम लोग हर में 3 लिखेंगे, है ना। और उसका सिंपल हम लोग गुणा कर देंगे तो अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दोनों पक्षों में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग 4 को हटाना चाहते हैं, हर में 4 है ना, तो हम लोग अंश में 4 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग गुणा कर देंगे तो अंश और हर में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे 3 है ना, 3 को हटाने के लिए हम लोग हर में 3 लिख देते हैं। दोनों पक्षों में 4/3 से गुणा करने पर, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, हम दोनों को एक ही बार कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 x गुणते 4/3, दोनों पक्षों में हमने इसका गुणा कर दिया,
बराबर यहाँ पे 18 है, 18 में भी 3/4 नहीं 4/4, 4/3 का हम दोनों पक्ष में गुणा करें, ठीक है, यही था, इसको हम नोट कर दिया। 4/3 का बाएं पक्ष में गुणा कर दिया, दाहिने पक्ष में भी हम लोग 4/3 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर अंश और हर में 4 है, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको बाएं पक्ष में आपको x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 18 जो है यहाँ पे 3 से विभाजित है, 3 छक्का 18 होता है, 6 बार विभाजित हो जाएगा, अभी 4 से गुणा करना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे अंश में 18 था, हर में 3 था, हमने भाग दे दिया, 3 छक्का 18 हो गया, 4 से गुणा करना बाकी है, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो जो भी आपको कथन दिया था उससे जो भी आपने समीकरण प्राप्त किया, इसका हल आपको क्या मिला, 24 मिला। यदि 24 का भी हम लोग 3/4 कर देंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे तब आपको 21 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, यदि आपको प्रतिस्थापित करके चेक करना रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं, यही आपका हल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और x के स्थान पर आप लोग 24 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा, 21 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण यही प्राप्त की और इसका हल आपको यहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। इन दोनों को हम लोग लिख देते हैं। अतः प्राप्त समीकरण 3/4x + 3 = 21 तथा हल x = 24 है, ठीक है। जो कथन दिया था उससे हमने समीकरण यही प्राप्त किया और उसका हल हमने यही प्राप्त किया, x = 24 है। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दिया कि जब मैं किसी संख्या के दोगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोग x मान लेंगे वो संख्या, या कोई भी आप चर मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, x y z कुछ भी मानिए। चलिए यहाँ पर हम लोग y ही मान देते हैं, यहाँ पर हम लोग y मान लेंगे और उसका क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, 2 का गुणा, फिर उसमें क्या कर देंगे 11 घटा देंगे, उसमें से 11 घटाने के बाद परिणाम आपको 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। माना वह संख्या, चलिए यहाँ पर हम लोग चर y मान लेते हैं, y है। अब यहाँ पे जैसे कथन दे दिया गया वैसे समीकरण प्राप्त कर दीजिए। अब प्रश्नानुसार हमें बोला है ना कि जब मैं संख्या के दोगुने में से, तो यहाँ पे संख्या हमने यही माना, इसका दोगुना कर दीजिए तो 2y हो जाएगा, 2 का गुणा हो गया, इसमें दोगुने में से आपको क्या कर देना है, 11 घटाना है। बोला कि 11 को घटाया तो परिणाम आपको क्या मिला, 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समीकरण ही प्राप्त किया, 2y, यहाँ पे 2y ऋण 11 = 15 है, यही जो कथन बोला था उससे आपने समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसको हल कर लेना है। अब यहाँ पे ऋण 11 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन 11 हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं 11, संख्या लिख देते हैं, संख्या 11 को स्थानापन्न करने पर, स्थानापन्न हम लोग कर देते हैं संख्या 11 को, तो यहाँ पे ऋण 11 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन 11 हो जाएगा, 2y = 15 + 11 हो गया, ठीक है, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 2y, अब इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ देंगे, 15 में 11 जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पे आपको 6 मिलेगा और दाहिने के स्थान पर 2 मिलेगा, 26 आपको प्राप्त हो गया। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो भी चर है उसके गुणे में 2 है, तो इसको 2 को हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y/2 और यहाँ पे 26/2, अंश और हर में से 2 विभाजित हो जाएगा, y का वैल्यू आप मतलब सिर्फ y मिलेगा, अंश और हर में से 2 समाप्त हो गया। अब यहाँ पे 26 का आपको आधा कर देना है, तो यहाँ पे 26 का आधा 13 मिल जाएगा आपको। जो दिया गया समीकरण मतलब जो कथन बोला था उससे हमने जो समीकरण प्राप्त किया उसका हल आपको क्या मिला, y = 13। अभी यहाँ पर 13 आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और 13 का 2 गुना कर देंगे तो 26, और 26 में से जब आप 11 घटा देंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि दाएं पक्ष के बराबर आपको मिल जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं प्राप्त, जो कथन दिया गया था उसे प्राप्त समीकरण 2y ऋण 11 = 15 तथा उसका हल कितना है, y = 13 है, ठीक है। आ जाते हैं ई वाले प्रश्न में। ई वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न दे देगा वैसे हम लोग समीकरण बना देते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हम लोग x मान लेते हैं या कोई चर मान लीजिए, लिख देते हैं। माना मुन्ना के पास
अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या यक्स है। ठीक है, हमने यक्स ही मान लिया। मान लेते हैं कि मुन्ना के पास जो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या है वो यक्स है। अब देखिए प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि मुन्ना ने 50 में से ही घटाना है, यहाँ पे घटाना ही है। ठीक है, 3 गुणों को घटाना है, हम लोग घटाते हैं। मुन्ना ने 50 में से, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया 50। ठीक है, में से, इसी में से घटाना है। क्या घटाना है, देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। हमने मान लिया अभ्यास पुस्तिका, मुन्ना के पास जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसकी संख्या हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाए। इसके 3 गुने को घटा दीजिए, हमने माना यक्स, तो इसका यक्स का 3 गुना, मतलब यक्स का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x को घटा दीजिए, ऋण 3x। यहाँ पे मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की 3 गुने को घटाया हमने, तो क्या प्राप्त हुआ, तो उसे 8 परिणाम प्राप्त होता है। लिख देते हैं बराबर यहाँ पे 8। ठीक है, अब जैसा प्रश्न दिया था वैसे हमने समीकरण बना लिया। यहाँ पे बोला था कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के 3 गुणों को घटाया, तो यहाँ पे 8 परिणाम प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आपको समीकरण मिला 50 ऋण 3x बराबर 8। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। अब यहाँ पे जो 50 है इसी को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। आपको कुल मिलाकर x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब x का वैल्यू जिस प्रकार से आप ज्ञात कर पाएँ, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या 50 का पक्षांतर करने पर, या फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं स्थानापन्न करके दिया हुआ है, स्थानापन्न करने पर बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचा क्या है, यहाँ पे ऋण 3x बचा है। ठीक है, और 8 बचा है। यहाँ पे प्लस का आप स्थानापन्न कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में इसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे धनात्मक है, बराबर को उधर जाएगा, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे ये ऋणात्मक 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आध बार इसे नोट करते हैं 3x। अब यहाँ पे देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे, अंतर हो जाएगा। ऋणात्मक वाली संख्या का मान अधिक है, यही बचेगा, तो ऋण बचा। और यहाँ पे 50 में से जब आप 8 घटा देंगे तो आपको 42 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 42 नोट कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यह ऋण संख्या है। ठीक है, एक ऋणात्मक संख्या है। आपको यक्स का वैल्यू जब भी आप प्राप्त करेंगे धनात्मक रूप में ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ऐसा आप चाहें तो दोनों पक्षों में 3 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऋण 3 से करेंगे गुणा। क्यों ऋण 3 से करेंगे, ताकि यहाँ पर ना ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक आपको संख्या मिल जाए, सिर्फ आपको यक्स का वैल्यू प्राप्त हो। ठीक है, हमें यहाँ पर भाग देना पड़ेगा क्योंकि अंश में 3 है, तो हम लोग भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में ऋण 3 से भाग देने पर, आप चाहें तो पहले 3 से भाग दे लीजिए, फिर दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि सिर्फ 3 से आप भाग देंगे दोनों पक्षों में फिर ऋण 1 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि आप यक्स का वैल्यू प्राप्त करेंगे। लेकिन हमने सीधा ऋण 3 से ही भाग दे दिया। ठीक है, ताकि ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे लिखते हैं ऋण 3x बटा यहाँ पे ऋण 3 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर भी है ऋण 42 बटा यहाँ पे ऋण 3। इसको हमने भिन्नों के भाग में पढ़ा था कि एक ऋणात्मक संख्या है, उसमें आप ऋणात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको एक धनात्मक संख्या मिलेगा। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जो चिन्ह है उनका गुणा हो जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो एक धनात्मक संख्या मिलेगा। अंश और हर में से 3 भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको x मिला। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त हुआ। अंश और हर में से 3 था, 3 विभाजित हो गया। ठीक है, और सिर्फ आपको x मिला। अब यहाँ पर भी ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा, और 42 में 3 से भाग दे देंगे, 3 एक कम 3, एक बार भाग चला जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो गया, 3 चौका 12, तो यक्स का वैल्यू आपको 14 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको 14 प्राप्त हो गया, जो कि मुन्ना के पास अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या है। यही था। अब प्रश्न यहाँ पर हल करके देखिए, यहाँ पर दिया था ना, बोल रहा था कि 50 में से घटा रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का 3 गुना घटा रहा था। तो यहाँ पे अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमने 14 ज्ञात किया। आप 14 का 3 गुना इसमें से घटाइए, 14 तिहाई 42 हो जाएगा, 14 तिहाई 42, और 42 में से आप जब, मतलब 50 में से जब आप 42 घटा देंगे तब आपको 8 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो मतलब आप जो भी आपने उत्तर प्राप्त किया ये सही है, यही है एक्स का वैल्यू। इसी को हम लोग बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे, दाहिना पक्ष के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। अतः प्राप्त समीकरण 50 ऋण 3x बराबर 8 तथा उसका हल x बराबर, तथा हल, ठीक है, हल लिख देते हैं, x बराबर 14 है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हल हो गया।
आ जाते हैं प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न यहाँ दे दिया गया ना, इबन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर, यहाँ पे 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, फिलहाल में हम यहीं पर बता देते हैं, काफ़ी पर भी बताएंगे। यहाँ पे दे गए, कह रहा है कि कोई संख्या सोच रही है इनिभल, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि वो संख्या यक्स है। ठीक है, अब यक्स के साथ क्या करना है वो बता रही है कि वह उसमें, यहाँ पे वह इसमें 19 जोड़कर, चलिए तो हम लोग क्या कर देंगे, यक्स में, यक्स मान लेते हैं, वो संख्या यक्स सोच रही है। अब यक्स में क्या कर देंगे, 19 जोड़कर योग को, जो भी यहाँ पर योग है, को 5 से भाग देती है। पूरा ये जो योग है इसमें वो 5 से भाग दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना है, योग को 5 से भाग दे दी, उसे 8 प्राप्त होता है, बराबर उसे 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, बस यही सिंपल है, इसी प्रकार से करना है। अब चलिए इसको हम लोग लिख कर हल कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, माना इनेबल, इबेन हल है, इबेन हल माना इनेबल द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या हम लोग यक्स ही मान लेते हैं यक्स है। अब प्रश्नानुसार आपको बोल रहा था कि इसमें क्या कर देना है, इसमें 19 जोड़ देना है। यहाँ पर 19 जोड़कर, और जो भी योग है, ठीक है, योग में आपको 5 से भाग देना था, योग में 5 से भाग देने पर आपको 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो समीकरण तो आपने इस प्रकार से प्राप्त कर दिया। ठीक है, अब इसी को आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर 5 पहले गुणे में, इसको हटाइए पहले, यहाँ पर मतलब यहाँ पे हर में 5 है ना, तो यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ पे 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं। यक्स प्लस 19 है बटा यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर गुणा हमने 5 का कर दिया। यहाँ पर भी दाहिने पक्ष में भी गुणा कर दीजिए, बाएं पक्ष में गुणा करिए 5 से, दाहिने पक्ष में भी करेंगे, दोनों पक्षों में समान रूप से करेंगे। अब यहाँ पे अंश और हर में 5 है, विभाजित हो जाएगा, यक्स प्लस आपको 19 मिला। ठीक है, एक्स प्लस 19 मिला, 8 5 है 40, यहाँ पर हल करने पर इतना प्राप्त हुआ। अब दोनों पक्षों में से आपको 19 घटा देना है। ठीक है, या फिर स्थानापन्न करके लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, संख्या 19 का स्थानापन्न करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब प्लस में संख्या तो बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, यक्स बराबर 40 ऋण 19। यहाँ पे 40 में से जब आप 19 घटा देंगे तो आपको 21 मिलेगा। यहाँ पे जो दिया गया समीकरण था, मतलब जो कथन दिया गया था, उससे जो भी हमने समीकरण प्राप्त किया उसका हल आपको क्या मिला, 21 मिला। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः प्राप्त, लिख देते हैं, प्राप्त समीकरण यक्स प्लस 19 बटा 5 बराबर 8 तथा इसका हल यक्स बराबर 21 है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसका वैल्यू बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रतिस्थापित करके यहाँ पर हम दिखाते हैं, बस हल करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड है बराबर यक्स प्लस 19, यही हमने कथन से समीकरण प्राप्त किया था, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर दिया। अब चलिए यक्स का वैल्यू हमने 21 प्राप्त किया, 21 में क्या कर देना है, 19 जोड़ देना है, और अभी 5 से भाग देना बाकी है। ठीक है, यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, एक हासिल लगा, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, एक हासिल 4 हो गया, 40 बटा यहाँ पर 5 मिला। जब यहाँ पे 40 में 5 से भाग देंगे तो 5 बटे 40। ठीक है, जो कि यही आपका दाहिना पक्ष मिला है। ठीक है, जैसे सर दे दिया गया था वैसे आपने समीकरण बनाया, उसको हल किया, हल करने के बाद यहाँ पर हमने चेक भी करके दिखाया आपको। ठीक है, कि यहाँ पर जो दिया गया समीकरण था उसका आपने जो भी चर का वैल्यू ज्ञात किया है उसे बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दाहिने पक्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, जो आपने समीकरण का हल प्राप्त किया हुआ है ये सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख भी दिया इसको। जी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए एक से मान लेते हैं, माना अनवर द्वारा सोची रहेगा गई संख्या यक्स है, यक्स हमने मान लिया। अब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न में जो दिया गया कथन है उसके हिसाब से हम लोग समीकरण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमने यक्स मान लिया, इस संख्या के
5/2, मतलब के का मतलब गुणा ही करना है, के या का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे लिख देते हैं इस संख्या के मतलब या का मतलब गुणा, यहाँ पे यक्स का 5/2, उस संख्या का 5/2 कर दिया, में से 7 निकाल दें, 7 निकाल दें मतलब ये जो संख्या आपको प्राप्त हुआ, जो भी संख्या था उसका आपने के 5/2 किया, अब इसमें से क्या कर दिया 7 निकाल दिया, तो यहाँ पे 7 निकाल देते हैं। 7 निकालने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, तो परिणाम 23 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमने 23 लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, पहले संख्या को लिख देते हैं। यहाँ पे 5/2 यक्स ऋण 7 बराबर यहाँ पे 23, जैसे प्रश्न दिया था उस प्रकार से आपने समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 7 हो जाएगा। लिख देते हैं संख्या 7 का स्थानापन्न करने पर, स्थानापन्न कर देते हैं तो 5/2 हो जाएगा। यक्स ऋण 7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 7 हो जाएगा। 23 धन यहाँ पे 7 हो गया, 5/2 यक्स। अब यहाँ पे इसमें जोड़ दीजिए, 23 में यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5/2 है, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर 5/2 नहीं रहे, ठीक है, ताकि यक्स का आप वैल्यू प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर में 2 है, इसे हटाने के लिए अंश में 2 लाना पड़ेगा, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे हर अंश में ना 5 है, तो यहाँ पर हर में हम लोग एक 5 ला देंगे। ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, यहाँ पे हर में से 2 हटाने के लिए अंश में हम लोग 2 ला देते हैं। अब यहाँ पे जो अंश में 5 है इसे हटाने के लिए हम लोग हर में 5 ला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2/5 का गुणा कर देते हैं, 2/5 का गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं 5/2 हो जाएगा। यक्स गुणते 2/5 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 30 में भी आपको 2/5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अंश और हर में 2 समाप्त हो जाएगा, अंश और हर में 2 समाप्त हो गया, अंश और हर में से 5 भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको यक्स मिलेगा। चाहे तो आप इसे बारी बारी कर सकते हैं, एक बार आप 2 से गुणा कर देंगे, फिर आप 5 से भाग दे देंगे दूसरी बार। चलिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाकी हमने एक ही बार में गुणा कर दिया। चलिए तो यहाँ पर यक्स हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 है अंश में और हर में यहाँ पर 5 है, 5 6 का 30, 6 बार में आए थे, 6 गुणते 2, 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 6 का 30 हो गया, जो 30 है 5 से 6 बार में आए थे, यहाँ पे 6 गुणते 2 बचा हुआ है, जब 6 में 2 का गुणा कर देंगे 6 दूना आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो अनवर द्वारा सोची गई संख्या थी वो आपको 12 मिला। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग लिख देते हैं, बाकी तो समीकरण हमने प्राप्त करके दिखाया भी और यक्स का वैल्यू भी ज्ञात किया, अतः करके लिख देते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, अतः अनवर द्वारा सोची गई संख्या 12 है। 12 में ही आप इसमें इसका 5/2 करके फिर आप 7 जब घटाएंगे ना तो आपको 23 प्राप्त होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया निम्नलिखित को हल कीजिए। इस प्रकार से ABC करके आपको प्रश्न दे दिया गया। चलिए पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। कथन दे दिया गया रहेगा, उससे आपको समीकरण बनाना रहेगा, समीकरण आप बनाएंगे और फिर जो भी चर अज्ञात रहेगा उसका आप मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो ए वाले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 मतलब जोड़ना होता है, जमा 7 है। यहाँ पे प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। यहाँ पे प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो जो भी आपको प्राप्त करना रहे ना उसी का आपको यक्स मान लेना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स। और यहाँ पे देखिए दे दिया गया आपको न्यूनतम अंक का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 2 गुना करके जमा 7 मतलब जोड़ना है फिर 7 उसमें, तो यहाँ पे अधिकतम अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रश्न में ही दे दिया गया एक विद्यार्थी द्वारा वो अधिकतम अंक भी पा रहा है और न्यूनतम अंक भी पा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे जो एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया जो भी अधिकतम अंक है, ठीक है, अधिकतम अंक आप प्राप्त कैसे करेंगे, प्राप्त किए गए जो न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक का क्या कर देना है, 2 गुना कर देंगे और फिर 7 जोड़ देंगे। और आपको पहले दे दिया गया है कि प्राप्त किया गया अधिकतम अंक क्या है, 87 है, जो कि यहाँ पर जो भी न्यूनतम अंक रहेगा उसका 2 गुना करके उसमें 7 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे अधिकतम अंक के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको 87 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको करना है, आपको मान लेना है माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक, माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक यक्स है। चलिए यक्स ही हम लोग मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न बोला है ना प्राप्त किए गए,
तो यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया जो अधिकतम अंक है, ठीक है, अधिकतम अंक यहाँ पे लिख दिया ना। अब कामा दे के बोला है वो किसके बराबर है, यहाँ पे प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, ठीक है। जो अधिकतम अंक है वह प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, ठीक है। चलिए 2 गुना जमा 7 करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया न्यूनतम अंक यक्स है, तो यक्स का क्या कर देना है, 2 गुना कर दीजिए, तो 2x हो जाएगा। यक्स का हमने 2 गुना करके जमा 7, जमा का 7 मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जमा 7, और जो कि अधिकतम अंक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्राप्त किया गया अधिकतम अंक आपको 87 दे देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। एक बार और हम पढ़ देते हैं प्रश्न को। यहाँ पर दे दिया गया एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यही है 87 है। यहाँ पर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक यही है, यक्स है, यक्स हमने माना है, यक्स का 2 गुना जमा 7 है, जमा 7 मतलब जोड़ हमने 7 दिया, और अब जो प्राप्त अधिकतम अंक है विद्यार्थी का उसको आपको दे दिया गया था, बराबर यहाँ पे 87 है। अब इसको बस हम लोग हल करना है, सिंपल लिख देते हैं। यहाँ पे संख्या 7 का स्थानापन्न करने पर, यहाँ पे +7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, -7 हो जाएगा। 2x बराबर 87, और यहाँ पे +7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। 2x यहाँ पे 87 में 7 घटा देंगे तो आपको 80 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देना है, ताकि आप x का वैल्यू ज्ञात कर पाएँ। लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग देते हैं, 2x बटा 2 हो जाएगा और 80/2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से हमने भाग दे दिया, अंश और में से 2 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको x मिलेगा। 80 में 2 से भाग देंगे आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। अतः आपको पता चल गया ना कि जो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक है, इसी को हमने x माना था, ये कितना है, 40 है। इसी में आप क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 40 का 2 गुना कर देंगे 80 हो जाएगा, 80 में 7 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर अधिकतम अंक के बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यही है जो दिया गया समीकरण, मतलब जो दिया गया कथन था उसे हमने समीकरण प्राप्त किया, और समीकरण में जो भी अज्ञात राशि थी, अज्ञात संख्या थी, उसको हमने ज्ञात कर दिया, जो कि आपको मिला 40, ठीक है। जो यक्स था वो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक था, ठीक है। अतः लिख देते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त रहेगा न्यूनतम अंक 40 है। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दे देगा ना, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर रहती है। तो यहाँ पर दे देगा यदि आप त्रिभुज इस प्रकार से खींचे तो आधार कोण बराबर है, तो चलिए बराबर हो जाएगा। शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे दे दिया है, देखिए इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बनाकर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे दे देगा कि आधार कोण कितना है, बराबर ही है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों आधार कोण है, यहाँ पे ये आधार हो गया, यहाँ पे दोनों को आपको एक से मान लेना है, या x अंश मान लीजिए या फिर y अंश, कोई भी चर मान लीजिए, ठीक है। दोनों बराबर है तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको x में लिख देंगे तो यह भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पे दे जाएगा शीर्ष कोण 40 अंश है। यहाँ पे शीर्ष वाला जो कोण बन रहा है ना, त्रिभुज में 3 कोण होता है, 2 कोण जो यहाँ पे नीचे वाला है आधार वाला, ये दोनों बराबर ही है, दोनों को हम लोग x मान लेंगे। और यहाँ पे जो शीर्ष वाला कोण है, ठीक है, आधार के बाद जो 2 कोण के बाद एक कोण बचा हुआ है ना, वो 40 अंश का है, तो यह 40 अंश का है। तो यहाँ पे त्रिभुज के आधार कोण क्या है, आधार कोण मतलब इन दोनों का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना है, 180 अंश होता है ना। इसी की मदद से हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग लिख देते हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर रहेगा, आधार कोण यक्स हैं, ठीक है। यक्स अंश हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको दे दिया गया था, एक शीर्ष का कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम चलिए यहाँ पे आकृति भी बना देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमने
एक हमने त्रिभुज बना दिया। हमने जब बता दिया कि यहाँ पे आधार के दोनों कोण आपको बराबर दे दिया गया, प्रश्न में ही बोला है कि आधार के दोनों कोण बराबर है, तो हमने जब एक्स मान लिया इसको, तो एक्स अंश ये भी हो गया, मतलब दोनों आपस में बराबर है आधार कोण। और जो यहाँ पे शीर्ष का जो कोण था ये दे दिया गया था 40 अंश, है ना। तो हमें इतना पता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बस इन तीनों को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, लिख देते हैं। तीनों अंतःकोणों को जोड़िए, यक्स हो जाएगा जो कि दोनों आधार कोण थे, यक्स, यह भी यक्स, और प्लस 40 बराबर यहाँ पे 180 अंश। यदि अंश करके लिखना रहेगा तो इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पे कोष्टक में करके लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको हम नोट कर दिया। अब बस इसको हल कर लीजिए। प्रश्नानुसार आपको समीकरण तो यही मिल रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको समीकरण ही मिल रहा है, अब इसको हल करना है। देखिए, यह भी एक्स है, यह भी एक्स है, जोड़ देंगे 2x हो जाएगा। यहाँ पर यह 2x हो गया, प्लस यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे 180 है। अब इसको हल करेंगे, जो भी आएगा अंश में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको धन 40 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है ना, यही अज्ञात है, यही अज्ञात कोण है। यहाँ पर लिख देते हैं, संख्या 40 का स्थानापन्न करने पर, स्थानापन्न कर देते हैं। यहाँ पे प्लस 40 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 40 हो जाएगा। 2x बराबर 180 ऋण 40 हो गया। अब यहाँ पे 180 में से आप 40 घटा देंगे तो आपको 140 प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ पे 2 गुणे में इसको भी हमें हटाना है, 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देते हैं, 2x बटा 2 हो जाएगा, बराबर 140 बटा 2 हो गया। अंश और हर में 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको x मिलेगा। 140 का आधा कर देंगे, 140 का आधा कर देंगे तो आपको 70 मिल जाएगा, ठीक है। आपको x का वैल्यू आपको यहीं 70 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। इससे आपको यह पता चला ना, जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण थे, यहाँ पे जो x का वैल्यू आपको 70 अंश मिला, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो जाएगा 70 अंश। अच्छा, इन तीनों को यदि हम लोग जोड़ें तो जोड़ने पर 180 अंश तो मिलना चाहिए ना। यहाँ पर आपको हम जोड़कर दिखाते हैं, 40 अंश को जोड़ना है, और प्लस यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आधार कोण दोनों बराबर थे, और दोनों का वैल्यू हमने x अंश जो भी था उसको हमने 70 अंश प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे 70 को जोड़िए, 70 अंश प्लस यहाँ पे यह भी 70 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हम लोग जोड़ते हैं, 7 दूना 140 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यह हो गया 140 अंश, ठीक है। 140 अंश हो गया। इन दोनों को हमने पहले जोड़ा। अब चलिए इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। यहाँ पे 40 में जब 140 जोड़ देंगे तो 180 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी हमने उत्तर प्राप्त किया है वो सही है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो रहा है। तो यही था, जो भी त्रिभुज के दो, मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज था उसके आधार के जो 2 बराबर कोण थे उनका वैल्यू कितना है, 70 अंश है, ठीक है। लिख देते हैं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर आधार के दोनों बराबर आधार कोण लिख देते हैं, 70 अंश हैं, ठीक है। जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार 2 कोण बराबर है ना, वो 70 अंश हैं। आ जाते हैं सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न दे गए, सचिन द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। मतलब जो भी राहुल जितने भी उसे रन मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी हम लोग उस संख्या का 2 गुना कर देंगे ना, तो सचिन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना दे दिया। अब दिया कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। अच्छा, दोहरा शतक मतलब कितना रन होता है, 100 रन होता है, और दोहरा शतक मतलब 2 गुना हो जाएगा, मतलब 200 रन में से 2 कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जैसे प्रश्न दे रहा है वैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दे देगा पहले ना कि राहुल द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या।
राहुल द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या, जो सचिन द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या है, राहुल द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या के 2 गुना है। ठीक है, मान लेते हैं ये यक्स रन बनाया, तो इसने मतलब राहुल ने, यदि हम लोग यक्स मान लेंगे तो इसने कितना बनाया, सचिन ने 2 गुना उसका बनाया हुआ है। ठीक है, 2 यक्स हो जाएगा जो भी रन है। लिख देते हैं, माना राहुल द्वारा प्राप्त नहीं लिखते, बनाए गए, माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यक्स है। हमने यक्स मान लिया, माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यक्स है। तब यहाँ पे सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, जो भी यहाँ पे राहुल द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या है ना, इसका आप 2 गुना कर देंगे तो सचिन द्वारा जो भी प्राप्त किया गया मतलब बनाया गया रन है उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तब हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पे प्रश्न जैसे बोला है, तब यहाँ पे लिख देते हैं सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर करके आपको लिखना है, बराबर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या उसका 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 यक्स हो जाएगा। आगे प्रश्न बोल रहा है कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रनों, दोनों द्वारा मिलकर मतलब यहाँ पे जो भी ये दोनों रन मिलकर बना रहे हैं, दोनों रनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण प्राप्त करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे बोल रहा है कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से, तो यहाँ पे इन दोनों द्वारा मिलकर इन दोनों को मिला दीजिए। मतलब मिलाने का मतलब क्या है, दोनों को रनों को अलग अलग जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए यक्स प्लस 2 यक्स। ठीक है, यहाँ पे राहुल द्वारा प्राप्त किया गया रन था और उसका 2 गुना था, मतलब जो भी राहुल द्वारा प्राप्त किए रन की संख्या थी उसका 2 गुना कर दिया गया। तो सचिन द्वारा प्राप्त मतलब बनाए गए रनों की संख्या आपको मिला और इन दोनों को जोड़ दिया गया है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना कुल रन बना रहे हैं, दोहरे शतक से। तो दोहरा शतक का मतलब 200 होता है, या फिर आप चाहें तो 100 में 2 से गुणा कर सकते हैं, तभी भी आपको 200 ही मिलेगा। दोहरा शतक का, यहाँ पे दोहरा शतक मतलब 200, यहाँ पे 200 से 2 रन कम है, यहाँ पे 2 रन आपको कम भी करना है, यहाँ पे ऋण 2 कर देना है। ठीक है, 2 रन कम, दोहरे शतक से 2 रन कम का मतलब क्या हुआ, 198 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए इसी को हम लोग घेर देते हैं, यही समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग हल करते हैं ना, हल करते हैं। यहाँ पे यक्स में 2 यक्स जोड़ देंगे तो आपको 3 यक्स मिल जाएगा। ठीक है, 3 यक्स मिला। अब यहाँ पे 200 में से आपको 2 घटा देना है। ठीक है, तो 100 आपको 98 मिला है ना, 198 मिल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 गुणा में है ना, इसको हटाइए ताकि आप यक्स का वैल्यू प्राप्त कर पाएँ। लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से हम लोग भाग देते हैं, 3 यक्स बटा 3 बराबर 198 बटा 3, दोनों पक्षों में हम लोग 3 से भाग देते हैं। 3 से जब भाग देंगे तो 100 में 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको यक्स का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 3 छक्का 18, भाग चला जाएगा 6 बार, 3 छक्का 18 हो गया। तो यहाँ पे 19 में से 18 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 8, 18 हो गया, फिर 3 छक्का 18। तो यक्स का वैल्यू आपको 66 प्राप्त हो गया है ना। जो दिया मतलब जो भी कथन दिया गया था उसके द्वारा प्राप्त जो भी आपको समीकरण मिला, उसको हल करने पर जो चर है, जो यक्स है, उसका वैल्यू आपको 66 मिला। तो यक्स आप माने थे क्या, यहाँ पे राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या आपने माना था यक्स को। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख देते हैं, तब राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 66 है। ठीक है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमने 66 ज्ञात कर दिया, और सचिन का भी आपको मतलब लिखना है। ठीक है, सचिन ने कितना रन बनाया था, तो इसका 2 गुना बनाया था है ना। यहाँ पे सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, यदि मतलब राहुल द्वारा प्राप्त किए गए जो भी रन रहेगा उसका हम लोग को 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर भी सिंपल इसका 2 गुना कर दीजिए, तथा सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, चलिए यहाँ पर भी लिखकर हम लोग हल कर देते हैं।
2x था, मतलब यहाँ पे x का 2 गुना करना था, 2 गुणते x का हल करके हमने वैल्यू आपको 66 ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ पे 66 लिख दीजिए, यहाँ पे 66 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 छक्का 12 को 2, 1 हासिल लग जाएगा, 2 छक्का 12 हो गया, 12 को 2, 1 हासिल, यहाँ पे 2 छक्का 12, 1 हासिल जोड़ देंगे 13। 132 रन इसने बनाया था सचिन ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तब सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, जो भी यहाँ पे 66 था, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का हमने दोगुना कर दिया, तो आपको 132 मिला, 132 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देगा, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न दिया, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास जो भी कंचे हैं ना, यहाँ पे परमीत के पास जितना भी कंचा है उसका क्या करना है, 5 गुने से 7 अधिक है इरफान के पास। और यहाँ पे इरफान का आपको वैल्यू दे देगा, इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे, है ना। और मानेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इरफान कह रहा है ना कि जो भी परमित के पास कंचा है तो हम लोग चलिए x ही मान लेंगे। अब x के साथ क्या करना है, आपको करना है ना कि जितने पास कंचे हैं, मान लेंगे कि परमित के पास कंचों की संख्या x है, तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, उसके 5 गुना, यहाँ पे 5 गुना कर देंगे तो 5 ही x हो जाएगा, से 7 अधिक, 5 गुना से फिर हम लोग 7 अधिक कर देंगे, तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, तब आप यहाँ पे इरफान के कंचों के पास पहुँच पाएंगे, मतलब उसके बराबर पहुँच पाएंगे। ठीक है, इरफान का कंचा आपको दे दिया गया, इरफान के पास कंचों की संख्या कितना है, 37 से बराबर यहाँ पे 37 हो जाएगा। ठीक है, इरफान ही है, ये बोल रहा है ना कि जो भी परमित के पास जितना भी कंचा है उसका 5 गुना करके 7 जोड़ दोगे तब मेरे बराबर यहाँ पे कंचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण आपको यहीं प्राप्त होगा। लिखते हैं, माना परमित के पास x कंचे हैं, माना परमित के पास कंचों की संख्या x है, हमने x मान लिया, परमित के पास x कंचे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपको दिया था ना, इरफान बोल रहा था कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक है, इसका क्या कर देना है, 5 गुने से 7 अधिक कर देंगे तो उसके मतलब इरफान के पास जितने कंचे हैं उतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्नानुसार इरफान बोल रहा है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना करके 7 अधिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका 5 गुना कर देते हैं, x का 5 गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और हमने 7 अधिक कर दिया, तो इतने ही कंचे उसके पास है। ठीक है, जो इरफान है, और इरफान के पास कुल कंचों की संख्या आपको दे देगा है। ठीक है, जो कि आपका 37, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, हम प्लस 7 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 7 हो जाएगा। लिख देते हैं, संख्या 7 का स्थानापन्न करने पर यहाँ पे 5x, यहाँ पे प्लस 7 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 7 हो जाएगा। यहाँ पे 37 ऋण 7 हो गया, 5x, 37 में 7 घटा देंगे आपको 30 मिलेगा। अब यहाँ पे गुणे में 5 है, हटा दीजिए, दोनों पक्षों में हम लोग 5 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर भाग देते हैं 5x बटा यहाँ पे 5, 30 बटा यहाँ पे 5 हो गया। अंश और हर से 5 भी आए थे, सिर्फ आपको x मिलेगा। यहाँ पे 30 में आपको 5 से भाग देना है, 5 छक्का 30, तो x का वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो गया। जो भी आपको कथन दे दिया गया था उससे आपने समीकरण प्राप्त किया, समीकरण का हल आपको मिला। लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण का हल, जो भी आपका समीकरण दे दिया गया था 5x + 7 बराबर 37, इसी समीकरण का हल आपको x बराबर 6 है। ठीक है, इस समीकरण का ही हल है। और x हमने माना था किसको, यही माना था हमने, परमित के पास कंचों की जो संख्या है उसी को माना था। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः परमित के पास कुल 6 कंचे हैं। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करके आप हल करेंगे ना, तो यहाँ पे इरफान के बराबर जो कंचे हैं उसके बराबर आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे x का वैल्यू 6 प्राप्त किया, 6 में 5 का गुणा कर देंगे, 6 5 30 हो जाएगा, 30 में 7 जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इरफान बोल रहा था कि जो भी परमित के पास कंचे हैं उसका यहाँ पे 5 गुना करके 7 जोड़ दोगे तो मेरे बराबर आपको कंचे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया।
आ जाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पे। सेकंड दे देगा ना, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु, जो उनकी आयु है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे जैसे उनकी आयु मतलब उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा कब, जब यहाँ पे लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 अधिक वर्ष कर देंगे तब, है ना। जो भी लक्ष्मी की आयु आप मान लेंगे, यहाँ पे लक्ष्मी की आयु आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे लक्ष्मी की आयु जो भी रहेगी उसका 3 गुना कर देंगे, 3 गुने से 4 अधिक कर देंगे। ठीक है, तब आप यहाँ पे इसके वर्ष के बराबर, मतलब उसके पिता के वर्ष के बराबर, उसकी जितनी आयु है उनकी जितनी आयु है उसके बराबर पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार। आप यहाँ पे समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पे उनकी आयु के बराबर कब पहुँचेंगे, मतलब उसके पिता की आयु जो 49 वर्ष है उसके बराबर कब पहुँचेंगे, जब यहाँ पे लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, लक्ष्मी का आयु का 3 गुना, लक्ष्मी का आयु हमने x माना है, x का 3 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 3 गुना हो गया। ठीक है, 3x हो गया, से 4 अधिक, यहाँ पे से 4 अधिक हमने कर दिया। ठीक है, तब यहाँ पे वर्ष अधिक है तो उनकी आयु के बराबर मतलब उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 49 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने समीकरण प्राप्त किया। जो भी आपको प्रश्न दे दिया गया था, लक्ष्मी के पिता की आयु आपको दे दिया गया था 49 वर्ष, उनकी आयु मतलब 49 वर्ष को ही बोल रहा है। ठीक है, उनकी आयु, उसके पिता की जो आयु है 49 वर्ष, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, लक्ष्मी का जो भी आयु था उसका हमने x वर्ष मान लिया। यहाँ पे इसके 3 गुने से 4 अधिक करना था, 3 गुना करके हमने 4 अधिक कर दिया। ठीक है, वर्ष अधिक है तो यहाँ पे इसके बराबर हो गया, 3 गुना से 4 वर्ष अधिक कर दिया तो उसके पिता की आयु के बराबर हो गया। अब इस समीकरण को हल कर दीजिए। यहाँ पे +4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 4 हो जाएगा। लिख देते हैं संख्या रहेगा 4 का स्थानापन्न करने पर, पक्षांतर कर देते हैं 3x, और यहाँ पे +4 है ना, बराबर को उधर से पक्षांतर कर देते हैं 49 ऋण 4 हो गया 3x। यहाँ पे 49 में से जब आप 4 घटा देंगे तो आपको 45 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में 3 है, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दीजिए। लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, हम लोग भाग दे देते हैं 3x/3 बराबर 45/3। अंश और हर में 3 विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3, एक बार भाग चला जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 बचेगा और 5 15, 3 5 15, आपको x का वैल्यू आपको 15 मिला। ठीक है, जो यहाँ पे लक्ष्मी की आयु है ना ये आपको 15 वर्ष मिला। ठीक है, अभी 15 का 3 गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में से फिर 4 अधिक कर देंगे, मतलब 4 और जोड़ देंगे इसमें, 45 में 4 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी समीकरण था लिख देते हैं, समीकरण 3x + 4 बराबर 49 का हल रहेगा। x बराबर 15 है और x हमने जो माना था वो x है क्या, लक्ष्मी की आयु है। ठीक है, अतः लिख देते हैं, अतः लक्ष्मी रहेगा कि आयु 15 वर्ष है। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाले प्रश्न में देखिए, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगा रहे हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। ठीक है, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, ठीक है, जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। ठीक है, यह हो गया। यहाँ पे उनके जो फल वाले पेड़ नहीं थे ना, उनकी संख्या फलों वाले पेड़ों के यहाँ पे 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, ठीक है, 77 दे दिया, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या है। ठीक है, लगाए गए यहाँ पे फलों के पेड़ों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर फलों के पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फल वाले पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। इसको आप ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, इसको बनाने के लिए आपको समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए, उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं दे रहे हैं वो क्या है, 77 है। ठीक है, चलिए 77 हम लोग इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, बराबर है ना, बराबर ही होगा किसके, जो यहाँ पे फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुना। तो हम लोग फलों वाले पेड़ों की संख्या हम लोग x मान लेंगे, उसका आपको 3 गुना कर देना है, 3x कर देंगे, 3 गुना करके 2 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो x है
यहाँ पर ये फल ऐसे पेड़ हैं जो फल देते हैं, ठीक है। इनकी संख्या का 2 गुना मतलब 3 गुना करके 2 जोड़ दिया गया, तब यहाँ पे इसके बराबर आप पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं देते थे, ठीक है। फलों वाले पेड़ों की संख्या, जो फल वाले पेड़ों की संख्या है उनसे 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। 3 गुने से 2 हमने 2 अधिक कर दिया, तो यहाँ पे उनके बराबर हो गया जो पेड़ फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको दे दिया गया यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल नहीं देते हैं 77 था, तो उसको 77 के हमने बराबर कर दिया। तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो यही एक्स का वैल्यू आप ज्ञात कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या यक्स है, मान लिया। अब प्रश्नानुसार बोला है ना, जो पेड़ फल नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या फलों वाले पेड़ों की संख्या का 3 गुना दिया था ना, 3 गुने से 2 अधिक है, तो यहाँ पे इसका 3 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। 3 गुने से 2 अधिक कर देंगे तो यहाँ पे जो ऐसे पेड़ों के बराबर हो जाएगा जिनकी संख्या जो फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन पेड़ों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उनकी आपको संख्या 77 दे दिया गया है ना। फल देने वाले पेड़ों की संख्या का 3 गुना करके 2 अधिक कर दिया गया, तो यहाँ पे जो पेड़ फल नहीं दे रहे उनके बराबर हो गया, और उनकी संख्या कितना दिया था प्रश्न में 77। इस प्रकार से आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बस सिंपल इस समीकरण का आपको हल प्राप्त कर लेना है ना। हल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे +2 को पहले हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या 2 का स्थानापन्न करने पर मतलब 75 इसका हम लोग कर देते हैं, प्लस में बराबर को उधर 75 कर देंगे, ऋण में हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 77 ऋण 2, ठीक है। 3x 77 में से आप 2 घटा देंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। अब यही है, अब यहाँ पे x जो चर है इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, और इसके गुणे में 3 है, ठीक है। इसके गुणे में 3 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 3 से भाग दे लेते हैं। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर हम लोग भाग देते हैं 3x बटा 3 बराबर 75 बटा 3, अंश और हर में से 3 समाप्त हो जाएगा, x मिलेगा, इसमें भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पे 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15, 25 आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। और x है क्या, यहाँ पे पहले समीकरण के बारे में लिख देते हैं। समीकरण जो प्रश्नानुसार हमने समीकरण प्राप्त किया था 3x + 2 बराबर 77 का हल x बराबर 25 है, ठीक है। और x है क्या आपका, x है आपको पेड़ों की संख्या जो फल दे रहे हैं, ठीक है। अतः फलों वाले रहेगा पेड़ों की संख्या 25 है। अच्छा चलिए इसको हम लोग आपको हम सिद्ध करके भी दिखाते हैं, ठीक है, कि हमने सही किया है कि नहीं। x का वैल्यू हमने कितना 25 ज्ञात किया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें जो पेड़ फल दे रहे हैं उनकी संख्या क्या करना था, 3 गुना करके 2 अधिक करना था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बिना फल देने वाले पेड़ हैं उनकी संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको 3x + 2, यही प्रश्नानुसार आपको दिया था। और x जो था वो ऐसे पेड़ों की संख्या थी जो फल दे रहे थे, तो यहाँ पे इनकी संख्या x का वैल्यू हमने 25 ज्ञात किया, तो यहाँ पे 3 गुणते 25 हो जाएगा और +2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 25 × 75 होता है, 25 × 75 में 2 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे 77 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि देख रहे हैं आपको दाहिने पक्ष के बराबर मिल गया। मतलब यहाँ पे इतने के बराबर हो गया, जो ऐसे पेड़ों की संख्या के बराबर हो गया जो फल नहीं दे रहे थे, ठीक है, उनके बराबर हो गया। बराबर यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड, मतलब जो भी हमने यहाँ पे जो भी समीकरण बनाया और उसका हल प्राप्त किया है ये हमने सही किया हुआ है, ठीक है, और हमने आपको सिद्ध करके भी दिखाया। अतः यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देगा, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। दिया हुआ है ना, मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो मतलब उसमें 7 का गुणा करो, यहाँ पे और 50 जोड़ो, और वो दे दिया कि 50 जोड़ देंगे, ठीक है। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए अब आपको अभी भी 40 चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि अभी भी मतलब तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए अभी भी आपको क्या चाहिए, 40 की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आपको एक पहले दे दिया गया, इसका आपको हल प्राप्त करना है, ठीक है। लिख देते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना वह संख्या
यक्स है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न दे देगा वैसे हम लोग समीकरण को बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे इतना तो दे देगा, मैं एक संख्या हो मेरी पहचान बताओ। लिख कह रहा है मुझे 7 बार लो, मतलब 7 गुना कर दो मुझको। तो 7 गुना हमने कर दिया। अब देखिए और 50 जोड़ो, 50 जोड़ दो, 50 हमने जोड़ दिया। चलिए अब दे दिया गया है कि अब ये किसके बराबर हो रहा है, यही दिया हुआ है कि एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब यहाँ पे इतना आपने जो भी संख्या था उसका 7 गुना करके 50 जोड़ा, तो अभी कह रहा है कि तिहरा शतक, मतलब तिहरा शतक का मतलब क्या हुआ, पहला मतलब पहला शतक लगता है तो 100 रन होता है। मतलब यदि रनों के हिसाब से बात करें तो शतक का बात आप जैसे ज़्यादातर क्रिकेट में ही मतलब सुने होंगे इस शब्द को। शतक का मतलब होता है 100 और दोहरा शतक का मतलब 200, और यदि तिहरा शतक की बात करें मतलब 300। तो कह रहा है ना कि मतलब 300 तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इस अभी भी कंडीशन है। अभी देखो कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें 7 गुना किए 50 जोड़े, तो अभी यहाँ पर 300 तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी भी इसमें 40 चाहिए। मतलब यहाँ पे इस संख्या में 40 चाहिए। मतलब अगर हम सिंपल आपको बोलें कि संख्या 50 तक आपको पहुँचने के लिए 10 चाहिए, तो यदि आप संख्या मान लेते हैं 50 तक पहुँचना चाहते हैं और 10 चाहिए, तो आपके पास कितनी संख्या है। मान लेते हैं यदि पैसा ही चाहिए, मतलब पैसे के हिसाब से बता देते हैं कि आपके पास 50 रुपये है, मतलब 50 रुपये तक पहुंचने के लिए आपको 10 रुपये चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 40 रुपये है। यदि 50 रुपये तक पहुंचने के लिए तुम्हें 10 रुपये चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 40 रुपये है। यदि 10 रुपये और मिल जाता तो तुम 50 रुपये तक पहुँच जाते। तो यहाँ पर देखिए आपको दे दिया गया कि तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए अभी क्या चाहिए, आपको 40 चाहिए। मतलब इसमें से आप 40 कम हो, है ना, तभी ना यहाँ से इसमें से आप 40 कम हो। यदि आपको 40 मिल जाता, 40 और हम दे देते हैं, मतलब इसमें 40 जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे तिहरे शतक तक मतलब 300 तक आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न दे दिया गया है उसी हिसाब से समीकरण आपको यहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस समीकरण को सिंपल आपको हल कर लेना है ना। चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं पहले 7x और प्लस हमने 50 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 300 में से 40 कम कर दीजिए। तो 300 में से तिहरे शतक में से यहाँ पे आपको अभी 40 चाहिए, तो मतलब 40 चाहिए, मतलब को संख्या क्या है, इसमें से कम कर देंगे तो आपको 260 मिलेगा। ठीक है, मतलब 260 है। यदि 260 में यदि 40 आपको मिल जाएगा ना, तो तिहरे शतक तक आप पहुँच जाओगे, मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस 50 है बराबर उधर 75 कर देते हैं, ऋण 50 हो जाएगा। लिख देते हैं संख्या 50 है ना, 50 को करना है, 50 का स्थानापन्न करने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7x बराबर 260। यहाँ पे प्लस 50 से बराबर उधर 75 कर देंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया। 7x यहाँ पे से 50 घटा देंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 210 ही मिलेगा। ठीक है, 260 में से 50 घटा देंगे 210 प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे गुणे में 7 है, 7 को हटाने के लिए हमें दोनों बच्चों में क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर 7x बटा 7 हो जाएगा, 210 बटा यहाँ पे 7 हो गया। अंश और हर में 7 विभाजित हो जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ पे 7 या 21 30 आपको मिलेगा। तो जो हमने समीकरण प्राप्त किया था यही समीकरण था। चलिए यही समीकरण है, इसको हमने हल किया तो x बराबर आपको 30 मिला। लिख देते हैं समीकरण 7x प्लस 50 बराबर 260 का हल x बराबर 30 है। और x आपने माना क्या था, वो संख्या माना था, है ना, जिसके साथ यहाँ पे आप खेल रहे थे, मतलब पहली जो भी आप बूझ रहे थे। ठीक है, अतः वह संख्या 30 है। चलिए इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।